वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टीएफसी, एवीसी, एएफसी, एबीसी, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और उससे पहले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन किया था। तो अगर आपको याद हो तो जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो उसमें हमने दो कोर्स पढ़ी थी, इम्प्लिसिट कोर्स एंड एक्सप्लिसिट कोर्स। तो उसी के रिगार्डिंग में कुछ क्वेश्चंस लाए हूँ और फिर हम आगे के कंसेप्ट के ऊपर प्रोसीड करें। तो सबसे पहले इम्प्लिसिट कोर्स क्या होता है उसको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये वो एक्सपेंडिचर होता है, क्या कहा गया, ये क्या होता है, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जो कौन करता है। इट इज द एक्सपेंडिचर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, it is the expenditure incurred by the producer on self owned inputs। इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, सेल्फ ओन्ड इनपुट्स होते हैं प्रोड्यूसर के पास, उनके ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है, उसको हमने क्या कहा, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? इसके एग्जांपल्स, तो इसके एग्जांपल सिंपल से आपकी एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ऐसी एस्टिमेटेड वेजेस, राइट, ऐसी आप एस्टिमेटेड रेंट मिल सकते हैं, बट इट विल बी इम्प्यूटेड, इम्प्यूटेड रेंट बोलेंगे एक तरह से, ठीक है। ऐसी आप इम्प्यूटेड इंटरेस्ट बोल सकते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। तो ये सारे एग्जांपल्स किस चीज के, हमारे इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। मैं छोटा दिख रहा था, अब आपको बड़ा दिख रहा होंगे, ठीक है ना, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब आता है आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्या होती है। वो एक्सपेंडिचर होता है जो प्रोड्यूसर करता तो है, लेकिन उन इनपुट्स के ऊपर जो परचेज किए जाते हैं, कहाँ से, मार्केट से। अगर जो ही कोई भी इनपुट हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं, मार्केट से परचेज कर रहे हैं, और उसके ऊपर कोई खर्चा करता है प्रोड्यूसर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहलाएगा। ये बात क्लियर हो, चलिए। तो वहां पे एग्जांपल्स आपके क्या देंगे, सिंपल से रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, नॉर्मल, एस्टिमेटेड कुछ नहीं का, इम्प्यूटेड कुछ नहीं, ठीक है। So now we have the questions, right? Here is the first question in your on your screen, and that is, an individual is both the owner and the manager of the shop taken on rent. Now, tell me what is implicit cost and explicit cost in these cases. तो यहाँ पर ओनर एंड द मैनेजर है, भैया ओनर है और मैनेजर है, ठीक है। जो एक शॉप ले रहे हैं, एक इंडिविजुअल है, वो ओनर भी है मैनेजर भी है, उसने रेंट पे ले रखी है। तो जो ओनर है और मैनेजर है, उसको क्या मिलेगी, सैलरी होगी, सैलरी ऑफ द मैनेजर होगी, तो दैट विल बी एस्टिमेटेड। तो दिस विल बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। ऐसी अ प्रोड्यूसर बोरोज मनी एंड ओपन्स अ शॉप, द शॉप प्रेमिसेस इज ओन्ड बाय हिम। नाउ सी हियर, बोरोज मनी, बोरो करा मनी को, कहां से बोरो करा मनी, मार्केट से करा होगा, परचेज इनपुट फ्रॉम दी मार्केट, राइट। अब बोरो करा उसने मनी, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बोरोड मनी से ही पता चल गया कि भैया मार्केट से परचेज, मार्केट से उठाई है और एक शॉप को, तो बोरो मनी आपकी क्या होगी, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होगी। और फिर आया शॉप प्रेमिसेस इज ओन्ड बाय हिम, तो मतलब जो भी रेंट आएगा एस्टिमेटेड, वो उसी के पास जाएगा। एक प्रोड्यूसर ने बोरो करा मनी और ओपन कर दिया एक शॉप। अब शॉप प्रेमिसेस उसी ने, वो प्रोड्यूसर जो है उसी ने ऑन कर दिए, चलानी। तो जो शॉप प्रेमिसेस ऑन हो रही है, उसे चलाई जा रही है, जो वो चला रहा है, उसके ऊपर उसको एस्टिमेटेड रेंट भी देना पड़ेगा। दैट विल बी हिज इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्लियर है। A producer invests on saving in starting a business and employs a manager to look after it। अब यहाँ पर देखो, इन्वेस्ट करा, अपनी ही सेविंग से करा, सेल्फ ऑन्ड इनपुट्स लगाए, तो दैट विल बी योर इम्प्लिसिट कॉस्ट। एंड एम्प्लॉयज अ मैनेजर टू लुक आफ्टर इट। अब जो एम्प्लॉय को उसने हायर किया, उसको क्या देगा, वो सैलरी देगा, एंड दैट सैलरी विल बी कॉल्ड योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। सैलरी विल बी कॉल्ड योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब ये भैया सर, पहले वाले में भी तो यही था, सैलरी ऑफ द मैनेजर आपने इम्प्लिसिट बोला था, क्योंकि वो इंडिविजुअल था, सेल्फ ऑन, ना कि बाहर का कोई बंदा, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फार्मर टेक्स अ फार्म ऑन रेंट। अब फार्मर ने रेंट पे लिया, रेंट देगा, अपने ऊपर तो नहीं ले रहा, अपने पास तो कुछ नहीं लग रहा, बाहर दे रहा है,
एक्सपेंडिचर बाहर हो रहा है, तो दैट विल बी कॉल्ड योर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एंड फिर कहते हैं कैरीज ऑन फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर से करें, सेल्फ ऑन इनपुट्स आगे, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट आ गया। अब प्रोड्यूसर बोरोज मनी एंड स्टार्ट अ बिजनेस, प्रोड्यूसर ने बोरो करी मनी, मनी करी बोरो, यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बिजनेस को स्टार्ट किया, ही हिमसेल्फ लुक आफ्टर दिस बिजनेस, तो खुद ही देख रहे हैं ना, तो वो क्या होगी, उसकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होगी, दैट विल बी योर आंसर। क्लियर होगी ये बात? आगे चलते हैं। आगे आता है भैया हमारे पास कि यहाँ पे एवरेज कॉस्ट का कॉन्सेप्ट रहता है, तो एबीसी एएफसी क्या होता है, इनके बारे में आज हम स्टडी करें। लास्ट क्लास में हमने सिर्फ टीएफसी टीवीसी करा था, ठीक है, क्योंकि वो थे ही बड़े बहुत, तो इसलिए। तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, उसको हमने क्या किया, एवरेज कॉस्ट का। इसमें क्या जाता है एएफसी प्लस एबीसी, जैसे हमने टीसी में करा था कि टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके टोटल कॉस्ट आता है, वैसे ही एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके हमारे पास कहते हैं एवरेज कॉस्ट आता है। इसकी दो फॉर्मूले होते हैं, एएफसी प्लस एबीसी, और दूसरा होता है टोटल कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। तो जो एएफसी होते हैं वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे शेड्यूल आउटपुट दे रखे हमें टीएफसी दे रखे, इससे हमें एएफसी निकाला। पहले लेवल पे कुछ नहीं होएगा, क्योंकि 10 अपॉन में 0, तो 0 कुछ भी नहीं होएगा, राइट। 10 अपॉन में 1 करेंगे 10 आएगा, 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। और यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ही रहेगी, तो मतलब ये चेंज हो रहा है आपका आउटपुट विद, बट कॉस्ट इज सेम इन टीएफसी, राइट। So in this way, we can find the values of AFC and we will draw the graph, and accordingly, we have derived the AFC curve, which is downward slope. Clear है? आगे आता है कि एबीसी क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। जैसे जैसे टीवीसी दे रखा है आपको, वैसे वैसे आपको एबीसी निकालना है, बस आउटपुट से क्या करना है, डिवाइड करना है। And we will join the curve and we will get the ABC curve also. Now we have some questions also. What is the shape of AFC? AFC का shape क्या होती है? That is rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों होती है? क्योंकि जो टीएफसी होती है वो फिक्स रहती है, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है। लेकिन एएफसी फोल होती है, इफ यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, इन द शेड्यूल, इफ यू लुक एट हियर, सी टीएफसी इज कॉमन, दैट इज 10, but it is 10 then 5 then 3.33 then 2.5 then 2, तो इट इज फॉलिंग, फॉल हो रही है, गिर रही है। तो इसलिए हमने क्या कहा, ये क्या होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होती है, ठीक है। और टीएफसी कभी जीरो नहीं होती, तो एएफसी जो है वो कभी भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच नहीं करती। एएफसी जीरो होगी तभी तो वो जीरो आएगा ना, क्या, एएफसी, तो वो जीरो होती नहीं, वो फिक्स रहती है जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी, तो वो इसलिए एक्सिस को टच नहीं करती, वो बीच में से शुरू होती है, लाइक हियर यू कैन सी। तो वो कहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को उसने टच ही नहीं करा। क्लियर होगी बात? आगे चलें, चल। फिर आता है आपके पास अगला क्वेश्चन, दैट इज एएफसी फॉल क्यों होती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डिवाइड करती जाती है एज आउटपुट राइजेस। अब आउटपुट यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बट हेयर द आउटपुट इज ओनली 10, राइट। तो ये 10 तो कांस्टेंट है ना, ये तो बढ़ रहा है ना, दिस इज तो, ये तो बढ़ रहा है ना, इसके कारण क्या हो रहा है, वो फॉल हो रही है। फिर आया एबीसी, क्या होती है, एबीसी होती है यू शेप्ड कर्व। क्यों होती है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपको मैंने ऑलरेडी 7th चैप्टर में पढ़ा दिया, प्रोडक्शन फंक्शन 1 में। अगर आपको फिर भी नहीं आता है, जाइए वापस से देख के आइए वीडियो, बिकॉज उसके अलावा ये चैप्टर हो ही नहीं सकता, ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो चेंज नहीं होती है, वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती है विद द चेंज इन द आउटपुट। पहला पॉइंट ये कह रहा है, फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहती है जब आउटपुट जीरो होता है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जीरो होती है जब आउटपुट जीरो होता है। वो तभी बढ़ेगी जब यहाँ पे आउटपुट बढ़ेगा। एग्जाम्पल, लाइसेंस फीस, वेज ऑफ परमानेंट स्टाफ, यहाँ पर वेजेस ऑफ कैजुअल स्टाफ, रॉ मटेरियल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब ये तो नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस मेरे भैया महीने का 10,000 का आएगा ही आएगा आएगा, ये 9,000 भी हो सकता है, ये 8,000 भी हो सकता है, ये 7,000 भी हो सकता है, ये 6,000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और ये 50,000 भी हो सकता है, अगर मेरी बहुत बड़ी एंटरप्राइज है तो। बात समझ में आ गई? देन वी हैव अगेन सो मेनी मोर क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस। एसी कर्व क्या होती है? यू शेप होती है। एसी पोल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर एएफसी क्या होती है, ज्यादा होती है विद द कंपैरिजन ऑफ द एबीसी। क्योंकि एएफसी जो होती है वो फॉल करती है ज्यादा रेट पे, जबकि एबीसी जो बढ़ती है। इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, एबीसी आपकी क्या हो रही है, नॉर्मल रेट से फॉल हो रही है, बट आफ्टर अ पॉइंट इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग अगेन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये यू शेप बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कह रहा है,
कि जो एसी है वो फॉल क्यों होती है, इनिशियली फॉल क्यों होती है, क्योंकि जो फॉलिंग पोर्शन होता है एएफसी, एएफसी तो बिल्कुल फॉल होती रहेगी, लेकिन एबीसी फॉल नहीं होती है। दैट्स वाई वो एकदम फॉल होना स्टार्ट होती है, कौन, एसी। ठीक है। एसी राइजेस इवेंचुअली, एसी एकदम क्यों बढ़ती है भैया, फॉल कैसे हो रही है? फॉल तो तब हो रही है ना क्योंकि एएफसी जो है वो ज्यादा रेट से गिर रही है, और एएफसी पर कम रेट से वो गिर रही है। बट एसी राइज क्यों होती है इवेंचुअली जबकि वो गिर रही होती है? क्योंकि यहाँ पर जो एबीसी होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया। ठीक है ना? इसलिए AC is why AC is coming closer to ABC as output rises। AC कम क्यों आती है ABC के जब आउटपुट बढ़ता है? क्योंकि जो AFC होता है वो फुल होता है, और जो ABC होता है वो बढ़ता है AC के अंदर, तो AC जो होता है वो कम क्लोजर आ जाती है ABC। ठीक है ना? AC कम क्लोजर कब तक आएगी? जब तक वो, नो दे विल नेवर, AC इज कमिंग क्लोजर टू ABC, विल दे एवर मीट, कभी वो मिलेंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे? नहीं, क्योंकि AFC कभी जीरो हो ही नहीं सकती, क्योंकि TFC कुछ ना कुछ तो होती है, इवन एट जीरो लेवल ऑफ जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, राइट? देन वी हैव द टॉपिक दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट होती है एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर आउटपुट। क्या कहा? एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर आउटपुट। ये भी हमारी यू शेप्ड होती है, रीजन क्या है? लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्लियर है बात? Next, we have the topic and the last topic for this today video, that is relation between AC and MC। थर्ड कंसेप्ट है, फोर्थ कंसेप्ट जो है हमारा वो है न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है ना? तो अभी बस ये छोटा सा टॉपिक बता रहा हूँ आपको एसी एंड एमसी के बारे में। तो रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी क्या है? जैसे जैसे हमारा एसी फोल होएगा, क्या होएगा? एसी ग्रेटर देन होएगा एमसी। एसी हमारा जो होता है ना, एवरेज कोस्ट ऐसे जाता है, मार्जिनल कोस्ट यहाँ से इसको कट करती है, वेयर दे मीट दैट विल बी कॉल्ड योर इक्विलिब्रियम। अभी आप पढ़ नहीं रहे हो, when you come in the graduation level, at the graduation level you will see कि आपका जो परफेक्ट कंपटीशन का एक चैप्टर आएगा, दैट विल बी फॉर्म्स ऑफ मार्केट का चैप्टर आएगा, उसमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स आएंगी, मोनोपोली आएगी। तो इन द मोनोपोली यू विल सी दैट वी आर ड्राइविंग द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वी आर ड्राइविंग द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड द लॉसेस। ठीक है? तो ये सिचुएशंस हमारी अराइज होंगी। अब ये आपको पता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये आप 10th चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, हम सबसे पहले एसी बनाते हैं, फिर एमसी बनाते हैं। तो जहां पे ये मीट करते हैं एसी एंड एमसी, सॉरी ARMR बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, ARMR बनाते हैं। तो ARMR कैसे बनती है आपकी, ये देखिए, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, तो जो आपकी AR होती है, जस्ट अ सेकेंड, ओके, तो सी, हम उसमें क्या करती है, AR जो होती है और MR जो होती है वो इस वे में बनती है हमारी। ठीक है? अब जो ये ARMR बनती है, उसमें ये तो ये मोनोपोली का केस बता रहा हूँ मैं, दिस इज द केस ऑफ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट क्या होती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक? तो ARMR बनाते हैं, फिर हम उसमें क्या बनाते हैं, MC कर्व बनाते हैं। अब जहाँ पे AR MC के इक्वल होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। और यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं नीचे की तरफ एक लाइन। तो यहाँ पे हम ऐसे करके, और जो हमारा AC होता है फिर यहाँ पे हम करते हैं डिराइव, ऐसे ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ऐसे करके ना तीन सिचुएशन जो है वो कवर करते हैं। तो मतलब इन टोटल जो आपका ये टॉपिक है, AC, MC, एवरेज रिवेन्यू, जब आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा थ्योरी ऑफ रिवेन्यू, ये कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू ही है, तो उसमें आप पढ़ेंगे, तो आपको वो अच्छे से करना है, ताकि अगर आप आगे ग्रेजुएशन में भी जाते हैं ना, इवन नॉट इन ग्रेजुएशन, अगर आप अभी 10th चैप्टर पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो उसमें भी आपको ये काम आएगा। आपको उसी की हेल्प से आपको जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस की सिचुएशंस कराऊंगा मैं, कैसे निकालने, डेरिवेशन आती है उसकी। तो इन प्रॉपरली अगर मैं ओवरऑल बता दूं आपको, तो वो होता क्या है कि जो हम 10th चैप्टर पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो केसेस आ रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉसेस एंड इन द शॉर्ट रन एंड द लॉन्ग रन दोनों आएंगे वो। ठीक है? तो वो जो केसेस आते हैं आपके, वो आपके परफेक्ट इक्विलिब्रियम के आते, दैट विल बी द केस ऑफ परफेक्टली इक्विलिब्रियम मार्केट। ठीक है? तीन चार तरह की मार्केट होती है, परफेक्ट इक्विलिब्रियम, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ऐसे। ठीक है? तो जो वो आएंगे आपके, वो परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक आपका अभी नहीं आएगा इन द 11th क्लास, इन द 11th स्टैंडर्ड, दैट विल बी कमिंग इन योर व्हाट, ग्रेजुएशन लेवल, एट ग्रेजुएशन लेवल। ओके? तो यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जो एमसी फॉल होगी हमारी, सॉरी एसी फॉल होगी, तो एसी जो है वो ग्रेटर देन होगी पहले एमसी। जब एसी मिनिमम हो जाएगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल आ जाएंगे। एंड व्हेन हमारी एसी जो होगी वो
कम हो जाएगी, स्टार्ट राइजिंग, जब बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, पहले तो फॉल हो रही थी, अब यहाँ से ये बढ़ने लगी, तो हमारी एमसी क्या होगी, ज्यादा होगी देन दी, क्योंकि जो हमारी एमसी वो नीचे से शुरू होती है। एवीसी और एमसी में क्या डिफरेंस होता है, एवीसी जैसे जैसे फॉल होगी सेम, ग्रेटर देन एमसी होगी, मिनिमम होगी तो इक्वल, बढ़ने लग जाएगी तो एमसी इज लेस देन और ग्रेटर देन। फिर आता है जब एमसी डिमिनिश हो रही होगी तो टीसी जो होगा वो इंक्रीज हो रहेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, जब एमसी बढ़ रही होगी तो टीसी डिक्रीज हो रहेगा, इंक्रीज हो रहेगा डिमिनिशिंग रेट पर। जब एमसी गिर रही है तब भी वो बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, जब एमसी बढ़ रहा है तब भी वो बढ़ रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर। जब एमसी अपने लोएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी तो टीसी क्या होगी, डिक्रीज कर, वो इंक्रीज होना बंद कर देगी, स्टॉप कर। ठीक है, तो दिस वाज द रिलेशन। देखिए आपको जो मैंने बताया, अरे यार भैया कहाँ ऊपर चले जाते हो तुम। चलिए, तो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी एंड एबीसी एंड एमसी, दिस ऑल आर सेम। देखो ये 3 पॉइंट सेम है, ये 3 पॉइंट सेम है, बस यहाँ पे एसी 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 था, ठीक है सॉरी, और यहाँ पे एबीसी 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 था, बाकी सब सेम था। ठीक है, बस टीसी और एमसी का आपका थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। और वो भी सिंपल है, एमसी गिर रहा है तो भी बढ़ रहा है, राइज हो रहा है तो भी गिर रहा है, लेकिन जब लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया तो वो स्टॉप हो गया डिक्रीज इंक्रीज होना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हाउ टू सोल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ द कोस्ट। तो मैं तब से तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।